तो आज की क्लास में हम बातचीत करने वाले हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के बारे में। यदि आप वाकई में यूपीएससी या पीसीएस जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहती हैं तो आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी कंप्लीट करना होगा। एनसीईआरटी यदि आप स्वयं नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए शशि आईएएस एकेडमी को, जहां पर एनसीईआरटी भी अच्छे से कंप्लीट करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ इकोनॉमी की क्लास और पॉलिटी की अगर देखा जाए तो एम लक्ष्मीकांत की जो सर की किताब है उसको भी मैं कंप्लीट करवाना शुरू कर दिया हूँ। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे दूसरों को भी शेयर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के बारे में। जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर कहा जैसा कि देखा जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है साउथ अफ्रीका, जो कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, जो कि आप मैप में यहाँ देख सकते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर क्या है कि कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। जहाँ पर क्या होता है कि कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। जैसे कि बात करते हैं श्वेत की बात करते हैं तो उन्हें क्या कहा गया है, गोरे कहा गया है। अश्वेत की बात करते हैं तो उन्हें क्या कहा गया है, काले कहा गया है। ठीक है, तो एक तरीके से कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए श्वेत यानी कि जिन्हें गोरे कहा गया है, और अश्वेत जिन्हें काले कहा गया है, यानी कि जिनका रंग जो होता है थोड़ा से सांवला होता है, उन्हें क्या कहा गया है, अश्वेत कहा गया है। और अगर देखा जाए तो ऐसे लोग हमें भारत में भी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि अश्वेत लोग भारत में भी देखने को मिल जाएंगे। अब आइए बात करते हैं, कहा जा रहा है, अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। तो जैसा कि देखा जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जोहान्सबर्ग में रहने वाली, कहानी को समझिएगा अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से इत्मीनान से आप समझिएगा पूरी कहानी को। ये सारा कुछ मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने वाला हूँ, बस अच्छे से सुनते रहिए। और अगर मन करे तो बाद में आप शेयर कर दीजिएगा, क्लास खत्म होने के बाद करिएगा, अब क्लास के बीच में कुछ मत करिएगा। चलिए क्लास को अच्छे से समझिएगा। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीका लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। दरअसल अगर बात करते हैं तो जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की एक दक्षिण अफ्रीकी है, एक लड़की है जिसका नेम है माया नायडू। और माया नायडू क्या कर रही है, एक दिन पुराने बॉक्स की सफाई करने में अपनी माता की, यानी कि अपनी मम्मी की क्या कर रही है, मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर यानी कि स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। तो जैसे कि अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि उसे एक रजिस्टर मिलता है जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की भी बहुत सारी तस्वीर थी। तो उसमें क्या था कि एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें मौजूद थी उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं तो माया ने उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नेम था हेक्टर पीटरसन था। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि ये कौन है, तो उसकी माँ ने उसे बताया कि ये हेक्टर है, और उसको पुलिस ने क्या कर दिया था, गोली मार दिया था। और माया को उस समय बड़ा ही झटका लगा था और उसने पूछा ऐसा क्यों पुलिस ने किया, मतलब ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। तो जैसे कि बात करते हैं, फिर कहा जा रहा है कि माया की माँ ने उसे समझाया कि दक्षिण अफ्रीका में पहले क्या था कि रंग भेद कानून से शासित था। तो दक्षिण अफ्रीका पहले क्या था कि रंग भेद कानूनों से कहीं ना कहीं वो शासित था। रंग भेद का मतलब ये हो जाता है कि त्वचा यानी कि चमड़ी रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। पहले क्या होता था कि रंग भेद के आधार पर, यानी कि कहने का मतलब ये है त्वचा के आधार पर क्या किया जाता था, लोगों से भेदभाव या लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां अगर देखा जाए तो इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है इसमें वहाँ कानून के बारे में, वहाँ कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ के कुछ ऐसे कानून बनाए गए थे। उस कानून के मुताबिक क्या होता था कि लोगों में जो श्वेत यानी कि जो गोरे लोग हुआ करते थे, अश्वेत जो काले लोग हुआ करते थे, या सांवले जैसे कि भारतीय की बात करते हैं, अन्य प्रजातियों के लोगों को एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। तो दक्षिण अफ्रीका में कुछ इस तरह के नियम चल रहे थे। थोड़ा सा इस नियम को समझते चलिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है, ये श्वेत हो गए, ये अश्वेत हो गए, और इनको इधर आने के
लिए इजाज़त नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से इन्हें प्रतिबंधित किया गया है कि आप इधर नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा जा रहा है कि विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ तक कि जो नियम था, नियम में ये कहा गया था या नियम में ये प्रावधान था कि जो विभिन्न प्रजातियां हैं, विभिन्न प्रजातियों के जो लोग हैं, वे ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। थोड़ा से महसूस कीजिए एक बार, थोड़ा से आप महसूस कीजिए कि जहाँ पर इस तरह के कानून रहे होंगे, किस तरह की समस्याएं रही होंगी, किस तरह से लोग अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे होते होंगे। तो एक बार थोड़ा से आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप थोड़ा से महसूस करते चलें। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल भी अलग अलग हुआ करते थे। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल भी अलग अलग हुआ करते थे, और अस्पताल ही नहीं, अस्पताल की गाड़ियाँ भी कहीं ना कहीं अलग हुआ करती थी, यानी कि अलग अलग हुआ करते थे। आप समझ सकते हैं, एक बार आप महसूस कीजिए, एक बार आप महसूस कीजिए कि किस तरह से लोग अपने आप को असुरक्षित और असहज कितना महसूस करते थे, और कितना वे एक तरीके से सोच रहे थे, कितना वे एक तरीके से यातनाएं झेल रहे थे कि उनके साथ एक तरीके से गलत व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है, जो अश्वेत लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं गलत व्यवहार किया जा रहा था उस समय। अश्वेत यानी कि जो काले लोग थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो गोरे लोग हैं, जो श्वेत हैं, उनकी सुविधाएं आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो काले लोग हैं यानी कि जो अश्वेत हैं, उनकी सुविधाओं को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उतना ज़्यादा भीड़ मौजूद नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित हुआ होती थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि श्वेत लोगों की जो अस्पताल की गाड़ियां हुआ करती थी, एम्बुलेंस जो हुआ करते थे, उसमें बहुत सारी सुविधाएं कहीं ना कहीं मौजूद हुआ करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें ऐसी सुविधाएं मौजूद नहीं थी। आप समझ सकते हैं, एक बार आप महसूस कर सकते हैं, अगर आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा हो तो आप क्या करेंगे, आप किस तरह से एक तरीके से ऐसी यातनाओं से या ऐसी चीज़ों से आप कैसे अपने आप को बाहर निकालेंगे। सोचिए कि किस तरह से वे मानसिक रूप से कितना पीड़ित हो रहे थे, और कहीं ना कहीं मानसिक क्या, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि उनके साथ हर तरह से भेदभाव या एक तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता था, क्योंकि उन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिलती थी। जो अश्वेत लोग हुआ करते थे, यानी कि जो ब्लैक लोग हुआ करते थे, उनके लिए अगर देखा जाए तो रेल और बसें भी अलग हुआ करते थे। तो अश्वेत लोगों के लिए भी क्या हुआ करता था कि रेल और बसें भी अलग अलग हुआ करते थे। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग हुआ करते थे। सोचिए, एक बार महसूस कीजिए कि इस तरह अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, या एक समाज आपके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार करता है, तो आप क्या करेंगे, किस तरह के कदम आप उठाएंगे, एक बार आप सोचिए। या एक तरीके से एक आप आईएएस हैं या आप एक पीसीएस अधिकारी हैं, तो अगर इस तरह की समस्याएं आपके ज़िले में हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह के कदम आप उठा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अश्वेत लोगों को वोट देने की भी इजाज़त नहीं थी। अश्वेत लोगों की जैसे कि बात करते हैं, काले लोगों की बात करते हैं, तो उन्हें क्या था कि वोट देने की भी इजाज़त नहीं थी। आप समझ सकते हैं, अब मेरी बात को आपको और अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप देख सकते हैं, श्वेत लोगों को ये था कि भाई अगर वे वोट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन जो अश्वेत लोग हुआ करते थे तो उन्हें वोट देने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी, जो कि पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक मानव दूसरे मानव के साथ कितना गलत व्यवहार कर रहा है। सिर्फ किस आधार पर, एक तरीके से त्वचा यानी कि रंग के आधार पर क्या कर रहा है कि एक मानव दूसरे मानव के साथ कितना अमानवीय व्यवहार कर रहा है या कर रहे हैं। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के पास आरक्षित हुआ करती थी। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि देश की सबसे अच्छी ज़मीन जो हुआ करती थी वो उन लोगों के पास हुआ करती थी जो श्वेत लोग हुआ करते थे, यानी कि जो गोरे लोग हुआ करते थे, उनके पास सबसे अच्छी ज़मीनें हुआ करती थी। अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन दी जाती थी। आप समझ सकते हैं कि अश्वेत लोगों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा था। ठीक है, उन्हें वही चीज़ें दिया जा रहा था जो सबसे बेकार चीज़ें हुआ करती थी, अश्वेत लोगों को ऐसी चीज़ें दिया जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। और उनके साथ अगर देखा जाए तो उनके साथ भेदभाव भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता था। आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं
ठीक है, इधर हैं अश्वेत लोग, इधर आप देख रहे हैं श्वेत लोग, यानी कि इधर गोरे लोग हैं और इधर आप देख सकते हैं काले लोग हैं। और कहीं न कहीं इन दोनों पक्षों को इधर देख रहे हैं आप, इनको अलग बैठाया गया है अश्वेत लोगों के। समझिएगा इस कहानी को थोड़ा सा एक केस स्टडी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। आइए समझते हैं। एक शहर था सोवेटो, एक शहर था सोवेटो जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहा करते थे। हेक्टर पीटरसन भी वहीं रहते थे। तो अगर देखा जाए तो हेक्टर पीटरसन जो थे वो भी वहीं रहते थे, जिसके बारे में अभी हमने आपको माया के बारे में हमने बताया था इसकी पहले वाली कहानी में। वहाँ के लोग श्वेत वहाँ के लोग श्वेत सॉरी वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन भाषा बोलते थे। तो वहाँ के जो श्वेत लोग थे वे कौन सी भाषा बोलते थे, तो अफ्रीकन भाषा बोलते थे, जो अफ्रीका की भाषा हुआ करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं। कहा जा रहा है कि हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के पर या सीखने के लिए भी जोर डाला जा रहा था, जबकि वे लोग अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। जैसे कि बात करते हैं हेक्टर की बात करते हैं, और हेक्टर के साथ साथ और अन्य विद्यार्थी जो हुआ करते थे और उन्हें स्कूल जाने के लिए या और अन्य विद्यार्थियों को उन्हें कहा जाता था कि जो श्वेत लोग भाषा बोलते हैं वही भाषा आपको बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन वे लोग क्या चाहते थे कि वे लोग चाहते थे कि वे अपनी भाषा बोलना चाहते थे, और उनकी स्वयं की भाषा कौन सी थी, जुलू भाषा हुआ करते थे। यानी कि वे लोग चाहते थे कि हम केवल जुलू भाषा सीखें, लेकिन जो श्वेत लोग थे वे चाहते थे कि जो हम भाषा बोलते हैं उसको ये लोग भी बोलें। नेक्स्ट बात करते हैं। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन्स को सीखने का विरोध कर रहा था। तो हेक्टर की सबसे अच्छी विशेषता ये थी कि हेक्टर ये कह रहा था कि हमें अफ्रीकन्स नहीं सीखना चाहिए, यानी कि अफ्रीकन्स भाषा को हमें नहीं सीखना चाहिए, और वो स्वयं विरोध कर रहा था और साथ ही साथ अपने सहपाठियों को लेकर भी कहीं ना कहीं विरोध कर रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ ने पर गोलियां बरसा दी। तो दरअसल अगर देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने क्या किया, जो लोग विरोध कर रहे थे उन पर एक तरीके से क्या हुआ, लाठियां चार्ज करवाई, और साथ ही साथ बेरहमी से उन्होंने गोली भी चलवा दी या गोलियां भी बरसा दी। और उनमें से एक गोली क्या होता है, हेक्टर को लग जाती है और उसी समय वो मारा जाता है। और यह घटना होती है, एक तरीके से देखा जाए तो 16 जून 1976 को यह घटना होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। इस कहानी को समझिएगा, बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, कहा जा रहा है कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो उनके जाने माने नेता थे नेल्सन मंडेला, जो रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं। अतः उन्होंने क्या किया, 1994 में उन्हें सफलता मिली कि दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तो उन्होंने क्या किया, इतना ज़्यादा संघर्ष किया, फिर उन्हें क्या होता है कि 1994 में क्या होता है, एक अच्छी सफलता मिलती है कि अब क्या होगा कि दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बनेगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश है। और तब से क्या होता है, सभी प्रजातियों को बराबर का दर्जा दिया जाने लगा, या बराबर का हक, एक तरीके से बराबर का सम्मान दिया जाने लगा, या बराबर का हक सभी को मिलने लगा। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं, ठीक है। तो तब से ये कहानी, जब से क्या होता है कि नेल्सन मंडेला जो होते हैं उनको यार एक तरीके से देखा जाए कि जब क्या होता है उन्हें यहाँ सफलता मिल जाती है कि ये जो समस्या है उसको ख़त्म करने में जब वे सफल हो जाते हैं, तब से क्या होता है, जो भेदभाव की जो नीति थी कहीं ना कहीं वो चीज़ें कम हो जाती हैं और सभी को बराबरी का दर्जा यहाँ पर मिलने लगता है। अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं, बताइएगा। आइए समझते हैं भागीदारी के बारे में। कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं, तो बताइए आप लोग, हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों करवाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। तो सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, और भारत में यह अवधि जो होती है 5 वर्ष के लिए होती है। तो यहीं पर अगर देखा जाए तो भारत में 5 वर्ष की अवधि होती है। किसी भी नेता की बात करते हैं, चाहे प्रधान, चाहे अगर देखा जाए तो ग्राम प्रधान की बात करते हैं, या अगर हम ये देखते हैं कि विधायक की बात करते हैं, या हम देखते हैं जिला पंचायत की बात करते हैं, सांसद की बात करते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है।
एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रह सकती है। यानी कि एक बार चुने जाने के बाद क्या होता है कि सरकार सत्ता में 5 वर्ष तक रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। तो दरअसल अगर देखा जाए तो सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना है तो उन्हें क्या होगा कि लोग बार बार उनको चुने, यानी कि बार बार उन्हें वोटिंग के माध्यम से जिताते हैं, तभी कोई सरकार बार बार सत्ता में आ सकती है। चुनाव का समय जब होता है तो लोगों के लिए वह घड़ी जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। तो दरअसल क्या होता है, जब चुनाव का समय आता है तब लोगों को यह महसूस होता है कि वाकई में हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, क्योंकि एक तरीके से उनके ही माध्यम से क्या किया जा रहा है, सरकार को चुना जा रहा है। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। तो नियमित चुनाव करवाने से क्या होता है, तो अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई कहता है या इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाई अगर समय समय पर चुनाव क्यों होता है, तो आप बता सकते हैं कि समय समय पर चुनाव इसलिए होता है कि क्या होता है कि लोग अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं, और साथ ही साथ अगर नियमित चुनाव होता है तो फिर लोगों का सरकार पर नियंत्रण हमेशा के लिए बना रहता है। नहीं फिर वो लोकतंत्र ना होकर राजतंत्र बन जाएगा, इसलिए वोट समय समय पर होता रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कहा जा रहा है वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकारों के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने और भी कई तरीके होते हैं। तो वोट देने के अलावा अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों का भाग लेने के लिए भी कई तरीके होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, लोग सरकार के कार्यों में रुचि ले रहे हैं और उनकी आलोचना भी करते हैं या उनकी अपनी भागीदारी भी निभाते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि लोग क्या करते हैं, सरकार के कार्यों में रुचि भी लेते हैं और उनकी आलोचना भी करते हैं समय समय पर अगर कोई त्रुटि पाते हैं, और अगर भागीदारी निभाना होता है तो अपनी कहीं ना कहीं वे लोग भागीदारी भी निभाते हैं। चलिए अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया तो लोगों ने अपना विरोध बहुत तीखे रूप से व्यक्त किया था। तो दरअसल अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो 2005 में क्या था कि एक खास सरकार ने क्या किया था, बिजली का किराया बढ़ा दिया था। तो लोगों ने इसका काफ़ी ज़्यादा जमकर विरोध किया था। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान भी चलाए। लोगों ने क्या किया, हस्ताक्षर अभियान भी चलाया और उसके बाद सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मानना पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को कम भी करना पड़ा, यानी कि घटाना पड़ा। आखिर में क्या हुआ कि अंतिम समय में क्या होता है, सरकार को जनता की बात मानना पड़ता है या मानना पड़ती है, और मानना पड़ा, और जिसकी वजह से क्या था कि जो उन्होंने दाम बढ़ाए थे उसको कम भी करना पड़ गया। नेक्स्ट बात करते हैं। फिर कहा जा रहा है कि ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय को व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम तरीके हैं जिससे क्या हो सकता है, लोग अपनी राय को व्यक्त कर सकते हैं। सरकार को यह समझा जा सकता है या सरकार को यह समझ सकते हैं या समझा जा सकता है कि उसे क्या कार्यवाही करनी चाहिए। इन तरीकों में अगर देखा जाए तो इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। तो इन तरीकों में अगर देखा जाए तो लोग अपनी बात को कई तरीक़ों से रख सकते हैं। ठीक है, अगर चाहें तो वे धरने दे सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं और हस्ताक्षर अभियान कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमें इस बात को सिखाने का प्रयास किया गया है, अगर आपको सरकार के कोई तरीके या नीतियाँ नहीं समझ में आ रही हैं, ठीक है, सरकार अगर कोई नीतियाँ गलत बना रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि जुलूस कर सकते हैं, धरने दे सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं। तो ऐसे सारे काम आप कर सकते हैं। इसके ज़रिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं हैं, उन्हें सामने लाया जा सकता है। तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम ये कर सकते हैं कि जो बातें गलत हैं और जो बातें न्याय संगत नहीं हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, सामने ला सकते हैं और सरकार को बता सकते हैं आपने जो नीतियाँ बनाई हैं वो बिल्कुल गलत है, इसे आपको वापस लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो फिर कहा जा रहा है कि अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जैसा कि हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर
चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो भाई अखबार, पत्रिकाएँ, टेलीविज़न भी जनता के कहीं न कहीं सहयोग करती हैं और सरकार की ज़िम्मेदारियों पर भी चर्चा करते हैं, जिससे सरकार को भी पता चले कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है और वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि जहाँ यह सच है कि जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है और वहीं पर यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें और जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके हैं उसको चुनौती दें। तो लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका एक भी है, लोग अपनी भागीदारी को इस तरह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे आंदोलन कर सकते हैं और सरकार को और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे सकते हैं और सरकार को कह सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं आप ऐसा ना करके बल्कि ऐसा करें। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि सरकार को यहाँ बताया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और अन्य लोगों की भागीदारी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अन्य लोगों की भी भागीदारी अक्सर इस आंदोलन में होते हैं। यानी कि इस आंदोलन के ज़रिए अगर देखा जाए तो दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यक, महिलाओं, अन्य लोगों की भागीदारी कहीं न कहीं इसके ज़रिए होती है, यानी कि इस आंदोलन के ज़रिए। चलिए अगली बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अखबार, पत्रिकाएं और टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भागीदारी में अगर देखा जाए तो अन्य तरीकों में अगर देखा जाए तो आप क्या बता सकते हैं कि अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस चीज़ को भी आप बता सकते हैं भागीदारी में। तो भागीदारी में हमने बहुत कुछ आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो फिर कहा जा रहा है कि अगर देश के लोग सजग और इसके बारे में रुचि लेते हैं तो देश कैसे चलाया जाता है, तो उसे देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। तो अगर देश के लोग सजग होते हैं और उनको इसके बारे में पता होता है या इसके बारे में रुचि लेते हैं, तो फिर क्या होता है, देश कैसे चलाया जाता है और तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अगर अगली बार अगर हमें शहर, कस्बा और गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए देखे तो हम एक क्षण रुककर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है। तो यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपको जुलूस के बारे में नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके आसपास कभी जुलूस निकल रहा हो तो उस समय आप रुककर पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि किसके वजह से यह जुलूस निकाला जा रहा है। तो उसमें नेक्स्ट बातें करते हैं। तो फिर कहा जा रहा है कि उसमें भाग लेने वाले कौन लोग हैं, वे किस मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी सरकार किस तरह से काम करती हैं या कर रही हैं। ठीक है, तो हमें इसके माध्यम से सारी बातें पता हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का भी प्रयोग किया जाता है। वैसे हिंसा करना बिल्कुल गलत माना जाता है। ठीक है, तो विवादों और समस्याओं के समाधान के लिए आपने देखा है तो कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, हिंसा का प्रयोग करते हैं, जो कि हिंसा करना बिल्कुल गलत है। जैसे अभी अग्निवीर परीक्षा का अग्निवीर योजना का या अग्निपथ जो योजना है उस योजना सॉरी अग्निवीर ही कहेंगे, अग्निवीर ही है, उस योजना का बहुत जमकर क्या किया गया था, विरोध किया गया और जिसकी वजह से क्या हुआ था, वो आंदोलन जो था हिंसात्मक हो गया था और काफ़ी ज़्यादा सरकार की सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा, यानी कि सरकारी चीज़ों के बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों ने ऐसा किया है बिल्कुल वे सही नहीं किए हुए हैं। हम ऐसे लोगों की निंदा हमें करनी चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह या तो मान लेता है और कि दूसरे समूह का विरोध करने या रोकने के लिए फिर बल का इस्तेमाल करना फिर उचित हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। फिर कहा जा रहा है विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों और क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। तो दरअसल अगर देखा जाए तो फिर कहा जा रहा है कि विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों
और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तब भी क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से विवाद हो जाता है और कई बार वो चीज़ें हिंसात्मक में बदल जाती हैं। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। तो सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि सरकार क्या करे, ऐसे विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। तो आइए समझते हैं समाज के कुछ विवादों के बारे में कि एक तरीके से समाज सरकार ने क्या किया, सरकार ने कौन कौन से समाधान एक तरीके से निकाला हुआ है जो ये सारी समस्याएं हैं। जैसे कि बात करते हैं, धार्मिक जुलूस उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए एक धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। तो धार्मिक जुलूस जब भी निकाले जाते हैं तो फिर क्या होता है कि कई बार रूट को लेकर, यानी कि जिस रूट से निकलना है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो जाता है, यानी कि यही विवाद का कारण बन जाता है। और कभी कभी जुलूस के लोग क्या करते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि जुलूस के जो लोग होते हैं उत्तेजित हो जाते हैं और कभी कभी लोग जुलूस पर ही पत्थर फेंकना और उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं। अगर ऐसा कोई करता है या ऐसा कोई कर रहा होता है या ऐसा कोई करने के बारे में सोचता है, तो मेरे हिसाब से ऐसे लोग जो होते हैं वे गंदे लोग होते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, पुलिस पुलिस ऐसे मौके पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जब इस तरह के वाद विवाद हो जाते हैं। पुलिस की यह जिम्मेदारी होती है, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा करे और हिंसा ना भड़के। तो यहाँ पर पुलिस की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि पुलिस का कर्तव्य बन जाता है या जिम्मेदारी बन जाती है कि वो किसी भी प्रकार के हिंसात्मक घटनाएं ना होने दे, मतलब वो इस तरह से चीज़ों को मैनेज करें। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवादों का समाधान निकाला जा सके। तो ताकि क्या किया जा सके, विवादों का समाधान हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं, नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। तो नदियाँ भी अगर देखा जाए तो विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। कुछ नदियाँ जो होती हैं एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी का पानी का बंटवारा का कारण बन जाता है। जिन राज्यों से नदी गुजरती हैं उनके बीच में क्या होता है कि नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। तो कई बार क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए जो नदियाँ गुजरती हैं तो पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं, यानी कि आपस में क्या होता है, टकराव की स्थिति बन जाती है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर काफ़ी विवादों के बारे में सुना होगा। बिल्कुल ये सत्य बातें हैं कि हमने सुना है, हम सभी लोगों ने। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो कावेरी नदी है, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटक है, यहाँ पर तमिलनाडु। तो इसके बीच में अगर देख रहे हैं तो कावेरी नदी के बारे में आपने सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा इन दोनों राज्यों के बीच में विवाद बना रहता है। कर्नाटक के कृष्णा सागर कर्नाटक के कृष्णा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों की सिंचाई के काम आता है। तो कर्नाटक के कृष्णा सागर बांध में भरा हुआ पानी जो होता है कि कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की भी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है और दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। दोनों बांध अगर देखा जाए तो एक ही नदी पर बने हुए हैं, यानी कि कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट बात करते हैं, कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर बना हुआ है और तमिलनाडु का मेटूर बांध भी इसी के निचले छोर पर बना हुआ है, कावेरी नदी के ही निचले छोर पर बना हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में पीटी में। चलिए अगली चीज़ों के बारे में देखा जाए तो कहा जा रहा है, मेट्टूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर से पानी छोड़ा जाए। तो मेट्टूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है क्योंकि मेट्टूर बांध जो है वो नीचे है और कृष्णा राजा सागर बांध जो है वो ऊपर है। तो ऊपर से जब पानी छोड़ा जाएगा तभी नीचे के बांध में भरा जा सकता है।
दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है और इससे हमेशा विवाद उत्पन्न रहता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है, तब फिर क्या होता है, भारत सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। तो फिर क्या होता है, दोनों राज्यों के बीच सुलझाने का काम कौन करता है, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो न्याय और समानता को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया था। तो लंबे समय से अगर देखते हैं हम, तो दलित लोगों को ना तो उन्हें शिक्षा दी जाती थी, ना ही उन्हें अच्छा स्वास्थ्य का सुविधाएं मिल पाती थी और ना ही उन्हें यातायात की ही सुविधाएं मिल पाती थी। इन चीज़ों से उन्हें काफ़ी समय तक वंचित रखा गया था। पहले हालात यह थे कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में भी घुसने नहीं दिया जाता था। पहले तो इस तरह के हालात थे कि उन्हें कहीं न कहीं सार्वजनिक मंदिरों में भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, जो कि आप देख सकते हैं जैसे अफ्रीका में जिस तरह से भेदभाव था, उस तरह से भारत में भी कहीं न कहीं भेदभाव था। वहाँ पर कुछ अलग भेदभाव था, यहाँ पर कुछ अलग भेदभाव है। समानता और न्याय के बारे में आइए देख लेते हैं, समानता और न्याय के बारे में देख लेते हैं। एक बार हमें पानी पीना पड़ेगा दोस्तों। चलिए आइए बात करते हैं समानता एवं न्याय के बारे में। तो डॉक्टर अंबेडकर और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। मतलब एक तरीके से जो मंदिरों में लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, उसको डॉक्टर अंबेडकर जी ने और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि ऐसा जो किया जा रहा है, ऐसी जो प्रथा है वो अमानवीय है, यानी कि मानव के खिलाफ है, कहीं ना कहीं ये मानव के खिलाफ है, ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। तो न्याय हम तभी मानेंगे या न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि जो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत जैसे जो चीज़ें की जाती हैं, उसका एक तरीके से उसको ख़त्म किया जा रहा है। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है। तो सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है, उन समूह के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में बराबर नहीं माने जाते हैं। यानी कि जो समाज में बराबर नहीं माने जाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं सरकार क्या करती है, विशेष प्रावधान करती है। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। जैसे हमारे समाज में इस बात की प्रवृत्ति है या प्रवृत्ति है, लोग क्या करते हैं, लड़कियों की देखभाल कब करते हैं, लड़कों की देखभाल ज़्यादा करते हैं। इन सब का मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता है जितना लड़कों को महत्व देता है, और यह धारणा गलत और अन्यायपूर्ण माना जाएगा। तो अगर ऐसी धारणाएं हैं तो उसे गलत और अन्यायपूर्ण माना जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर देखते हैं हम, तो सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फ़ीस बहुत ही कम होती है या ख़त्म करने का भी प्रावधान किया गया है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे भी अभियान चलाया जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा चौथा जो चैप्टर रहा वो कंप्लीट हो गया। अब हम 5वें चैप्टर की बात करने वाले हैं, ठीक है, जो कि हम अगली क्लास में बात करेंगे। अगली क्लास में बात करेंगे वो होगा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो अब हम समझेंगे अगली क्लास में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। जो लोग नए हैं वे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो लोग पुराने हैं वे दूसरों को भी शेयर कर देंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।